सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और जिन लोगों का यूजीसी नेट का एग्ज़ाम कल के शिफ्ट में था, आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो मैं सीरीज़ करवा रही थी एनईपी और जो भी एंशिएंट जो भी कमीशन थे शिक्षा से रिलेटेड, उनके ऊपर क्वेश्चन दोनों शिफ्ट में बने हैं। एनईपी से भी बने हैं क्वेश्चन और हंटर आयोग से दोनों शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन बने हैं। तो जिन लोगों ने ये जो मैं सीरीज उसके आगे वाला क्वेश्चन अभी करवा रही हूँ, इसको तो देखेंगे ही देखेंगे। और जिन लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन को नहीं देखा है तो इसका पार्ट 1 आप लोग जाके देख लीजिए, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर के टोटल क्वेश्चन ही इसमें इन दो सीरीज में मैं करवा दे रही हूँ ख़त्म। और साथ में सिर्फ क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ, उसकी जो एक्सप्लेनेशन है, उसके और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब भी मैं करवा रही हूँ उसमें। तो आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये बस आप इतने क्वेश्चन को देख लेंगे और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो आपके 4 नंबर आपके यहाँ से गारंटेड फिक्स हो जाएंगे। आई होप जिन लोगों ने देखा होगा उनके तो वो तो अच्छे से एग्ज़ाम में करके आए होंगे, और अगर नहीं देखा और उनके आने वाले एग्ज़ाम है अभी तो आप अच्छे से देख लीजिए। तो बिना देरी के शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 2016 की विकास संबंधी समिति ने किसके लिए परिषद गठित करने का सुझाव दिया था। तो ये हमारा है उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता के लिए। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, फॉरेन यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इनोवेशन इसके लिए नहीं दिया था, बल्कि उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता, एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन के लिए दिया था सुझाव। और 2016 से भी कल के सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन बना है, तो आप लोग देख के जाएंगे। हंटर आयोग से भी क्वेश्चन बना है कि हंटर आयोग की सिफारिश पूछा था कि उसने क्या क्या से सुझाव दिए थे। नई शिक्षा नीति 2016 की विकास संबंधी समिति ने उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता के लिए परिषद गठित करने का सुझाव दिया था। ज्ञातव्य है कि नई शिक्षा नीति 2016 का मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षा इंसान को बंधनों से मुक्त करे और सक्षम बनाए। तो एक्सप्लेनेशन भी आपको हर हाल में देख के जाना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको सीधा प्रश्न पूछते, आपके जो भी एक्सप्लेनेशन होते हैं वहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में उच्चतर शिक्षा पर जो हंटर आयोग की सिफारिशें हैं वो क्या थी। सबसे पहले आपको याद करना है हंटर आयोग कब आया था, तो 1882 में आया था। तो ये सरकार को उच्चतर शिक्षा का प्रबंधन स्वयं भारतीयों पर छोड़ देना चाहिए। जी बिल्कुल, ये था हंटर आयोग का सुझाव था ये। अगला था सरकारी कॉलेज केवल वहाँ स्थापित किए जाएं जहाँ मांग हो, ये भी सही है। और सरकार को गैर सरकारी कॉलेजों को उदारतापूर्वक अनुदान प्रदान करना चाहिए, ये भी सही होगा। और अगला है हमारा छात्रों को बिना किसी विकल्प के निर्दिष्ट विषयों का अध्ययन करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ABC होगा केवल। ये तीनों देख लीजिए, तीनों सही है। सरकार को गैर सरकारी कॉलेजों को उदारतापूर्वक अनुदान प्रदान करना चाहिए, सरकार को उच्चतर शिक्षा का प्रबंधन स्वयं भारतीयों पर छोड़ देना चाहिए, और सरकारी कॉलेज केवल वहाँ स्थापित किए जाए जहाँ पे मांग होना चाहिए। ये तीनों सही होंगे इसके। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षा आयोग स्वाधीनता से पूर्व 1883 की प्रमुख टिप्पणियाँ क्या है। तो ये है 1854 की विज्ञप्ति के स्थान पर नई विज्ञप्ति लाने की आवश्यकता, और भारतीय विश्वविद्यालयों की सामान्य नए सांचे में ढालने की आवश्यकता। नेक्स्ट है हमारा स्थानीय सरकारों को आम शिक्षा सुविधाओं का विस्तार भी करना होगा, और प्रत्येक कॉलेज को, देखिए हम डायरेक्ट इसका आंसर पे ही बात करते हैं, वो ज़्यादा आपका समय बचाएगा, क्योंकि टाइम अभी आपके पास भी नहीं है और मेरे पास भी नहीं है। तो शिक्षा आयोग की 1882-83 यानी कि ये हंटर आयोग का ही बात कर रहा है कि टिप्पणी क्या थी। तो स्थानीय सरकारों को आम शिक्षा सुविधाओं का विस्तार भी करना होगा, प्रत्येक कॉलेज को कर्मचारियों की संख्या, अनुरक्षण व्यय तथा स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर धनराशि मुहैया करना महत्वपूर्ण है, और कॉलेजों की बुनियादी सुविधाओं में सुधार करने के लिए विशेष अनुदान उपलब्ध करवाया जाए, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किसकी स्थापना के लिए जिम्मेदार हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हिंदू कॉलेज कोलकाता। प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय कोलकाता, जिसे हिंदू कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है, महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय का संबंध इसकी स्थापना से, और यह कॉलेज औपचारिक रूप से 20 जनवरी 1817 को खोला गया था। आपको ये सब याद करना है, क्योंकि इस बार भी पूछा था कि नालंदा विश्वविद्यालय, और मतलब मैच दी फॉलोइंग में पूछा था कि नालंदा विश्वविद्यालय में किस चीज़ की पढ़ाई होती है, उज्जैनी में किस चीज़ की होती है, विक्रमशिला में किस चीज़, तो मैच करना था। तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से याद करना है। यह कॉलेज औपचारिक रूप से 20 जनवरी 1817 को खोला गया था, और इस कॉलेज को वर्तमान में प्रेसिडेंसी वीवी के नाम से जाना जाता है। तो ये वर्तमान वाला छोड़ दीजिए आप, बट ये याद कर लीजिए कि 1817 में खोला गया था, और हिंदू कॉलेज कोलकाता राजा राम मोहन राय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उच्चतर शिक्षा पर कोठारी आयोग की कुछ मुख्य सिफारिशें क्या थी। अब हायर एजुकेशन के सेक्टर में कोठारी कमीशन की क्या क्या सिफारिश थी। तो नए पाठ्यक्रम प्रारंभ करने से बचना, शिक्षकों का चयन राष्ट्रीय स्तर पर हो, उच्चतर शिक्षा के विस्तार पर प्रतिबंध लगाना, या विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता प्रदान करना, या सतत मूल्यांकन प्रणाली को समाप्त करना। तो आइए अब इसका डायरेक्ट आंसर देखते हैं।
नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन डायरेक्ट पढ़िए कि कोठारी आयोग भारत सरकार के द्वारा स्थापित एक तदर्थ आयोग थी। कोठारी आयोग का गठन 14 जुलाई 1964 को किया गया था। आपको याद रखना है 14 जुलाई 1964, यानी कि ये स्वतंत्रता के बाद का आयोग है। और जो हमारा हंटर आयोग था 1882 में था, वो स्वतंत्रता से पहले का था। 29 जून 1966 को कोठारी आयोग ने सिफारिश प्रस्तुत की। 64 में इसका गठन हुआ था और 66 में इसने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी। और इसका गठन दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में किया गया था। वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष थे। कौन? तो दौलत सिंह कोठारी, उस समय के वो उसके अध्यक्ष थे। उच्चतर शिक्षा पर कोठारी आयोग की कुछ मुख्य सिफारिशें क्या थी? तो शिक्षकों का चयन राष्ट्रीय स्तर पर हो, और उच्चतर शिक्षा के विस्तार पर प्रतिबंध लगाना, और विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता प्रदान करना। ये इसकी मुख्य 3 सिफारिशें थी। इसको याद करके जाना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, इस साल भी बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी? दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस विश्वविद्यालय, या फिर मैसूर, या फिर SNDT वुमेन कॉलेज, वुमेन विश्वविद्यालय। इसका एक्सप्लेनेशन है, देखिए बनारस विश्वविद्यालय सबको पता है कि 1916 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा स्थापित किया गया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय देश के सबसे प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालय में से है। BHU क्या है? ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। फिर है मैसूर विश्वविद्यालय। मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना भी 27 जुलाई 1916 को ही हुई थी, और यह देश का 6ठा सबसे पुराना और कर्नाटक राज्य का पहला है। अब पूछ देगा देश का 6ठा सबसे पुराना कौन है? तो मैसूर विश्वविद्यालय है। और SNDT महिला विश्वविद्यालय। महिला विश्वविद्यालय भारत के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया का पहला महिला विश्वविद्यालय। और विश्वविद्यालय की स्थापना महर्षि डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे, DK कर्वे जिनको हम बोलते हैं शॉर्ट में, उन्होंने 1916 में महिला शिक्षा के महान उद्देश्य के लिए की गई थी। यानी कि 1916 में हमारा BHU भी हुआ था, मैसूर विश्वविद्यालय भी हुआ था, और SNDT भी हुआ था। अब दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना 1922 में की गई थी। हरि सिंह गौर ने 1922 से 26 तक विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में कार्य किया था। देखिए कल के शिफ्ट में पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा था, तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्तमान समय में भारत में शोध और नवाचार में निवेश GDP के 1% से कम है। क्या ये सही है या गलत है? इसको आपको बताना है। दूसरा है हमारा स्टेटमेंट कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की स्थापना की सिफारिश करती है। दोनों में से क्या सही होगा आंसर, आपको ये बताना है। तो इसका डायरेक्ट हम आंसर देखते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्तमान समय में भारत में शोध और नवाचार में निवेश GDP के 1% से भी कम है। देखिए इस पे ध्यान दीजिएगा, आपको शिक्षा में 1% GDP नहीं बता रहा है, रिसर्च में 1% GDP से कम है ये बता रहा है। तो ये बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ जो भी रिसर्च और जो नया नया इनोवेशन होता है उसमें जो GDP का 1% से भी कम खर्च होता है, इसका मतलब ये सही है। और अगला है भारत में शोध और नवाचार निवेश सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.69% है। ये आपको याद करना है, केवल 0.69% है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की स्थापना की सिफारिश करती है, अतः दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग में निम्नलिखित भी था। जो पहला हमारा भारतीय शिक्षा आयोग बना था उसमें क्या था? तो त्रिभाषा फार्मूला था, यानी कि 3 लैंग्वेज फार्मूला दिया गया था पहला जो हमारा भारतीय शिक्षा आयोग बना था उसमें। अब ये कब बना था? तो 1964 से 66 के द्वारा त्रिभाषा सूत्र का सुझाव दिया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 में, जिसे हम कोठारी आयोग के नाम से भी जानते हैं, यह सूत्र 1968 के राष्ट्रीय नीति संकल्प में प्रतिपादित है। इसका गठन 14 जुलाई 1964 में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में हुआ था। और इसमें 3 भाषा फार्मूला दिया गया था। पहली भाषा या जो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में होगी, जो पहली भाषा है वह मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। दूसरी भाषा में हिंदी भाषी राज्यों में या अन्य आधुनिक भारतीय भाषाएं या अंग्रेजी होगी। और तीसरी भाषा में हिंदी भाषी राज्यों में यह अंग्रेजी या आधुनिक भारतीय भाषा होगी। तो ये 3 लैंग्वेज फार्मूला दिया गया था कोठारी आयोग में। कोठारी आयोग 1964 में आया था। अगला क्वेश्चन हमारा UGC की स्थापना डैश की सिफारिश पर की गई थी। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश पर की गई थी। लेकिन कब की गई थी ये भी आपको याद करना है। तो ये 28 दिसंबर 1953 को अस्तित्व में आया तथा 1956 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा भारत का वैधानिक संगठन बना। स्थापना पूछेगा तो 1953 में बना था। UGC की स्थापना विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश पर की गई थी। 28 दिसंबर 1953 को अस्तित्व में आया था और 56 को संसद में एक अधिनियम के द्वारा भारत का वैधानिक संगठन बना था। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु नई शिक्षा पद्धति यानी कि NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की सिफारिशें हैं? तो हम डायरेक्ट इसका अब आंसर ही देखेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो इसका होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के महत्वपूर्ण सुझाव ये हैं कि राष्ट्रीय शोध संस्थानों की शुरुआत
जो भी राष्ट्रीय शोध रिसर्च करने के संस्थान उसकी शुरुआत की जाए, सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों का प्रत्यानयन हो, व्यावसायिक शिक्षा का मुख्य धारा शिक्षा में समकालन। देखते हैं आपकी वोकेशनल कोर्स पे अभी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, स्किल के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अर्हता फ्रेमवर्क की स्थापना, ये सब इस जो 2020 की नई शिक्षा नीति आई है उसकी सिफारिशें हैं। और थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और इसका उद्देश्य हमारे देश की कई बढ़ती विकासात्मक अनिवार्यताओं को संबोधित करना है। यानी कि 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है हमारी 2020 में जो आई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उच्च शिक्षा में अनुदेशन के माध्यम से के संबंध में राधाकृष्ण आयोग की निम्न में से कौन सी अनुशंसाएं हैं? तो डायरेक्ट हम आंसर ही देखते हैं। तो है इसका एक्सप्लेनेशन है, उच्च शिक्षा के संदर्भ में अनुदेशन के माध्यम के संबंध में राधाकृष्ण आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा 1948 में किया गया था, जिसकी अनुशंसाएं निम्नवत है। देखिए आपका कोठारी आयोग 1964 में आया था, हंटर 1882 में और राधाकृष्ण 1948। उच्च शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, इसकी सिफारिश थे। संघीय भाषाओं में वैज्ञानिक व तकनीकी शब्दावली तैयार करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए और सभी संघीय भाषाओं को अनिवार्य रूप से देवनागरी लिपि में लिखा जाना चाहिए। साथ ही लोकतंत्र एवं आत्मविश्वास के लिए प्रशिक्षण एवं वर्तमान के साथ अतीत की समझ विकसित करना चाहिए। विश्वविद्यालयों में 3000 से अधिक और महाविद्यालयों में 1500 से अधिक विद्यार्थियों की संख्या न हो। कार्य दिवसों की संख्या साल में 180 होती। ये आपका राधाकृष्ण आयोग का सिफारिश था जो कि 1948 में आया था। आपको सबको याद करना है, कोठारी आयोग, राधाकृष्ण और जो भी आयोग, जितने भी आयोग है, सब ने क्या क्या सिफारिशें की थी वो सबको याद करना है आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा कि NEP 2020 के अनुसार समकालीन वैश्विक चुनौतियों की अनुक्रिया में शिक्षार्थियों को निम्न में से कैसे समाजों को सक्रिय प्रवर्तक बनाने के लिए वैश्विक नागरिकता शिक्षा प्रदान की जाएगी? तो ऑप्शन देखते हैं डायरेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा वैश्विक नागरिक शिक्षा। नागरिक शिक्षा का एक रूप है जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या पर्यावरणीय प्रकृति के वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने वाली परियोजना में छात्रों की सक्रिय भागीदारी शामिल है। अब NEP 2020 के अनुसार समकालीन वैश्विक चुनौतियों की अनुक्रिया में शिक्षार्थियों को सहिष्णु, शांतिपूर्ण, समावेशी, सुरक्षित एवं संधारणीय समाजों को सक्रिय प्रवर्तक बनने के लिए वैश्विक नागरिकता शिक्षा प्रदान की जाएगी। क्या? तो समकालीन वैश्विक चुनौतियों की अनुक्रिया में शिक्षार्थियों को सहिष्णु, शांतिपूर्ण, समावेशी, सुरक्षित एवं संधारणीय समाज। अगला क्वेश्चन है कि हंटर आयोग ने निम्न में से किसके लिए सरकारी समर्थन वापस लिए जाने की अनुशंसा की थी? तो इसका होगा आंसर ए, महाविद्यालयी शिक्षा, कॉलेजिएट एजुकेशन से उन्होंने अपना समर्थन लेने की वापस की थी। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि हंटर आयोग का गठन 1882 में भारतीय शिक्षा के संदर्भ में किया गया था। इसका कार्य वुड डिस्पैच जो कि 1854 में आया था, जिसको हम शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, के बाद देश में शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति का मूल्यांकन करना था। वुड डिस्पैच के बाद ये आया था और इसका मुख्य सुझाव प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था। जो ये हंटर आयोग था, इसका मुख्य सुझाव प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था और इस आयोग ने महाविद्यालयी शिक्षा के लिए सरकारी समर्थन वापस लिए जाने की अनुशंसा की थी। यानी कि जो कॉलेज के बारे में हंटर आयोग ने अपना समर्थन नहीं दिया था, उसके बारे में कुछ इसने सिफारिश नहीं की थी। इसका जो मेन सिफारिश था वो था प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पे हंटर आयोग का। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा के व्यावसायीकरण पर निम्नलिखित उपायों के नियंत्रण पाया जा सकता है। देखिए आप लोग भी जान रहे हैं कि शिक्षा का भी वाकई में व्यापारीकरण हो गया, शिक्षा को अब लोग बिजनेस बना दिया है। तो अब इस पे नियंत्रण हम किन किन उपाय के द्वारा कर सकते हैं? तो पहला, सभी लेन देन को ऑनलाइन करके। क्या हम इससे करने से बंद हो जाएगा? नहीं होगा। तो डायरेक्ट हम इसका आंसर ही देख लेते हैं। तो इसका आंसर होगा कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा के व्यावसायीकरण के निम्न उपायों से नियंत्रण पाया जा सकता है। क्या है? तो यह सुनिश्चित करना कि शिक्षण संस्थानों पर लेखा समीक्षक के समान पैमाने लगाए जाएंगे। यह खुलासा करना कि संस्था लाभ के लिए नहीं है और संस्थाओं से अपने अतिरिक्त धन को शैक्षिक क्षेत्र में पुनर्निवेश के लिए कहना। अतः विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर, यानी कि ये तीनों सही होगा, बी, सी और ई वाली। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने असहिष्णुता, हिंसा और अंधविश्वास की समाप्ति के लिए मूल्यपरक शिक्षा की आवश्यकता रेखांकित की है। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए शिक्षा की आवश्यकता रेखांकित की है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का आपको चयन कीजिए। क्या दोनों सही है या एक सही है, एक गलत है? देखते हैं। तो इसका आंसर है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई थी, ने असहिष्णुता, हिंसा और अंधविश्वास, सामाजिक, संस्कृति और वैज्ञानिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए शिक्षा की आवश्यकता रेखांकित की है। यानी कि इसका आंसर एक होगा।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए कि सबसे पहले कौन सा यूनिवर्सिटी आया, क्या नालंदा या मक्तब आया, तक्षशिला या वैदिक शिक्षा पद्धति या औपनिषदीय शिक्षा पद्धति। तो देखिए सबसे पहले वैदिक शिक्षा पद्धति आई थी, फिर औपनिषदीय शिक्षा पद्धति आई और फिर तक्षशिला। यानी कि अगर यूनिवर्सिटी में देखा है तो तक्षशिला पहले आएगा, लेकिन उसके पहले जो पढ़ाई होती थी वैदिक शिक्षा सबसे पहले पढ़ाई होती थी, उनकी पद्धति थी, फिर औपनिषदीय होती थी, फिर तक्षशिला, फिर नालंदा और फिर लास्ट में मक्तब आया था। अगला हमारा मैच करना है, इस टाइप के क्वेश्चन इस बार भी आ रहे हैं। तो NHERC ये किसके लिए, इसके क्या फंक्शंस होते हैं, NAC के क्या फंक्शन होते हैं, HEGC के क्या फंक्शन होता है और GEC के क्या होते हैं। हम आंसर देखते हैं। तो NHERC उच्च शिक्षा का विनियामक होता है, NAC का काम क्या है, तो संस्थाओं का प्रत्यापन है, HEGC का है उच्च शिक्षा का निधियन और वित्त पोषण करना और GEC एकेडमिक स्तर निर्धारण करना होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद NCVET निम्नलिखित में से किसके अधीन है। तो ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अधीन आता है। ये आप देख लीजिए, बस इतना ही से काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने 1997 में उच्च शिक्षा को निम्नलिखित किस वर्ग के अंतर रखा है। तो नॉन मेरिट गुड गैर गुण के हित में रखा है। 1997 में केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा को गैर योग्यता वस्तुओं की श्रेणी में रखा है। जब प्राथमिक शिक्षा गरीब वर्गों को प्रदान की जाती है तो इससे राष्ट्र को लाभ होता है। योग्यता वाले समान सकारात्मक बाध्यताओं का उत्पादन करते हैं और इसका मतलब यह है कि योग्यता माल की आपूर्ति के परिणाम स्वरूप रिसीवर समाज को कुछ संबंधित लाभ वापस देते हैं और योग्यता वाले समाज व्यक्तिगत उपभोग के उद्देश्य से हैं और सभी के उपभोग के लिए नहीं है। इसको याद रखना है आपको। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए मैं जल्दी करवा रही हूँ। बस 1 से 2 प्रश्न और बचे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए आप लोग। राममूर्ति समीक्षा समिति ने सिफारिश की थी कि उच्चतर शिक्षा में प्रवेश डैश होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, तो चयनात्मक सेलेक्टिव होने चाहिए। राममूर्ति समीक्षा समिति, ये भी आई थी, एक समिति थी राममूर्ति समीक्षा समिति। इन्होंने सिफारिश की थी कि उच्च शिक्षा में जो प्रवेश है वो चयनात्मक होना चाहिए। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा 1990 में राममूर्ति समिति का गठन किया गया था और समिति की अध्यक्षता आचार्य राममूर्ति ने की थी और जो एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता गांधीवादी थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कोठारी आयोग के सुझाव हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं सेम एग्जाम में भी, जैसे कि कल का पेपर हो सकता है कि आने वाले 2-3 दिन में भी रिपीट हो जाए, तो इसके सबको पढ़ना है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कोठारी आयोग के सुझाव हैं, तो हम आगे देखते हैं। तो इसका है कि कोठारी आयोग को भारत सरकार द्वारा 1964 में भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन के लिए नियुक्त किया गया था। आयोग ने 29 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और हम डायरेक्ट देखते हैं इसकी क्या क्या सिफारिश की। तो विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध में कोठारी आयोग की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों में विश्वविद्यालय में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना, यानी कि रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देना इनका मेन उद्देश्य था। विश्वविद्यालय को स्वायत्तता प्रदान करना था, व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करना था, यानी कि जो वोकेशनल कोर्स है उनको इन्होंने शुरू करवाने का दिया था सिफारिश। शिक्षण और अनुसंधान में सुधार के लिए विश्वविद्यालय को अधिक स्वायत्तता देना, विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषदों में छात्रों का प्रतिनिधित्व और अंतर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पुनर्गठन था। तो ये कोठारी आयोग का मेन जो भी सिफारिश था और कल के एग्जाम में पूछा था हंटर कमीशन से और ये प्रश्न यहाँ से काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो प्लीज़ देख ले और जिन्होंने पहले वाला वीडियो देख लिया है तो ये पार्ट 2 आप देख लीजिए अच्छे से और याद कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, पुराने सब्सक्राइबर हैं तो लाइक कर दें।